नमस्कार। आज हम गियासुद्दीन बलबन के दौर की गहराई में उतर रहे हैं। ये वो शासक थे जिन्होंने 1286 से 1287 तक दिल्ली सल्तनत पर हुकूमत की। जी हाँ। और हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि कैसे एक गुलाम सुल्तान की गद्दी तक पहुंचा। हाँ, और फिर कैसे उसने एकदम सख्त शासन किया, उसकी विरासत क्या रही। चलिए इसी सब पर आज बात करते हैं। बिल्कुल। बलबन का सफर मतलब है तो असाधारण। उसका असली नाम बहाउद्दीन था, तुर्किस्तान की इलबारी जनजाति का। अच्छा। और उसे मंगोलों ने पकड़ लिया, गुलाम बनाकर बेच दिया। और फिर किस्मत से 1232 में सुल्तान इल्तुतमिश ने उसे खरीद लिया। कहते हैं देखने में कोई खास नहीं था, पर दिमाग बहुत तेज था। और लगता है इसी तेज दिमाग और वफादारी ने इल्तुतमिश का दिल जीत लिया होगा। हाँ, तभी तो वो तुर्काने चहलगानी का हिस्सा बन पाया। वो 40 तुर्क सरदारों का गुट जो सल्तनत की सियासत में मतलब बहुत ताकतवर था। वही 40 का गुट। हाँ, फिर तो वो सीढ़ियां चढ़ता गया। अलग अलग सुल्तानों के दौर में अमीर शिकार बना, फिर अमीर आखुर, फिर नायब मामलिकात जैसा बड़ा पद। यानी राज्य का उप प्रमुख। जी। सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद के तो वो पूरे 20 साल तक नायब या वजीर रहे। और फिर 1266 में जब महमूद की मौत हुई तो बलबन खुद तख्त पर बैठ गया। तो सुल्तान बनने के बाद जाहिर है पहली चुनौती तो सत्ता को मजबूत करने की ही रही होगी। विरोधी तो होंगे ही। बिल्कुल। और बलबन ने इस मामले में कोई नरमी नहीं दिखाई। दोआब और कटिहार जैसे इलाके थे, वहां हिंदू विद्रोहियों को उसने बड़ी बेरहमी से कुचला। हाँ, सुना है दिल्ली के पास मेवातियों का बड़ा आतंक था। अरे बहुत ज्यादा। दिल्ली के पास ही लूटपाट करते थे। कहते हैं हालत ये थी कि दोपहर की नमाज के बाद शहर का पश्चिमी दरवाजा बंद कर देना पड़ता था। बाप रे। बलबन ने उनके खिलाफ भयानक अभियान चलाया। जंगल कटवा दिए, किले बनवाए और हजारों मेवाती मर्दों को, मतलब 12 साल से ऊपर के, मरवा दिया। औरतों को गुलाम बना लिया। ये तो वाकई लौह और रक्त की नीति लगती है, खून खराबा और सख्ती। हाँ, यही उसकी नीति थी। विरोध का निर्ममता से सफाया। और ये सिर्फ बाहरी विद्रोहियों के लिए नहीं थी। अंदरूनी दुश्मन भी। बिल्कुल। अवध का हाकिम हो या उच का, या फिर बंगाल का तुगरिल खां जिसने खुद को आजाद घोषित कर दिया था, बलबन ने किसी को नहीं छोड़ा। तुगरिल खान का विद्रोह दबाने तो वो खुद बंगाल गया था ना। जी हाँ। पहली कोशिशें नाकाम रहीं तो वो खुद फौज लेकर बंगाल पहुंचा और तुगरिल को मरवाकर ही दम लिया। फिर अपने बेटे बुगरा खां को वहां का हाकिम बना दिया। उसका इरादा साफ था, सल्तनत में सिर्फ सुल्तान का हुक्म। ये तो अंदरूनी चुनौतियां हुई, लेकिन बाहरी खतरा भी तो बड़ा था, खासकर मंगोलों का। हाँ, वो खतरा तो उत्तर पश्चिमी सीमा पर हमेशा बना रहता था। बलबन ने इसके लिए भी पूरी तैयारी की। सीमा पर किले मजबूत किए, नई चौकियां बनाई। और सेना। हाँ, वहां भरोसेमंद सेनापति तैनात किए। इनमें उसके अपने बेटे भी थे, मोहम्मद खां और बुगरा खान। और दिल्ली में भी एक बड़ी सेना हमेशा तैयार रखता था। लेकिन फिर भी मंगोलों को रोकना मुश्किल रहा होगा। बहुत मुश्किल। 1285 में तो मंगोलों से लड़ाई में उसका बड़ा बेटा शहजादा मोहम्मद मारा भी गया। ये बलबन के लिए बहुत बड़ा सदमा था। ओह। हालांकि उसने कूटनीति भी इस्तेमाल की। जैसे 1258 में हलाकू खां के दूत आए थे तो उनका बड़ा शानदार स्वागत किया, शायद मंगोलों को थोड़ा ठंडा रखने की कोशिश। सत्ता मजबूत करने और विद्रोह दबाने के साथ साथ बलबन ने सुल्तान के पद की हैसियत बढ़ाने पर भी बहुत जोर दिया है ना। वो राजा के दैवीय अधिकार वाली बात। हाँ, ये उसकी एक और खासियत थी। उसने खुद को नियाबत खुदाई, मतलब ईश्वर का नायब, और जिल्ले इलाही यानी ईश्वर की छाया कहना शुरू किया। ईश्वर की छाया। हाँ, वो मानता था कि सुल्तान का दर्जा पैगंबर के बाद सबसे ऊंचा है और ये सीधे अल्लाह की मेहरबानी से मिलता है। ये सिर्फ ताकत नहीं, दैवीय मंजूरी है। और इसी छवि को और पक्का करने के लिए दरबार में वो ईरानी रस्में शुरू की, सिजदा और पैबोस। सीजदा यानी घुटनों के बल झुकना और पैबोस यानी सुल्तान के पैर चूमना। मकसद था दरबार में अनुशासन और सुल्तान का रुतबा कायम करना। फारसी त्योहार नौरोज भी उसी ने शुरू किया था मनाना। हाँ, और सबसे अहम काम जो उसने किया वो था तुर्काने चहलगानी को खत्म करना। वो 40 सरदारों का गुट। अच्छा, वो क्यों? वो तो खुद उसी का हिस्सा था पहले। वो समझ गया था जब तक ये 40 सरदार ताकतवर रहेंगे, सुल्तान कभी पूरी तरह से मालिक नहीं बन पाएगा। ये बहुत बड़ा कदम था। उसने उनकी ताकत तोड़ दी। और इस्लामी दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए बगदाद के खलीफा का नाम भी सिक्कों और खुतबे में डलवाया। जी हाँ, और कला साहित्य का भी शौक था उसे। मशहूर कवि अमीर खुसरो और अमीर हसन उसी के दरबार में थे। हाँ, अमीर खुसरो का नाम तो जुड़ा है बलबन से। उसने कुछ बनवाया भी। दिल्ली में लाल महल और अपना मकबरा बनवाया। वैसे मरने से पहले उसने अपने पोते कैखुसरो को वारिस चुना था,
जो उसके मरहूम बेटे मोहम्मद का बेटा था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं शायद। नहीं, सरदारों ने उसके दूसरे बेटे बुगरा खान के बेटे केकूबाद को सुल्तान बना दिया। तो मतलब बलबन ने एक गुलाम से सुल्तान बनकर सल्तनत को संभालने की पूरी कोशिश की, सख्त नीतियां अपनाई, सुल्तान के पद को एक अलग ही मकाम दिया, मंगोलों से सरहदों को महफूज रखा, चहलगानी को खत्म करके सुल्तान की ताकत बढ़ाई। लेकिन उसकी बनाई हुई ये मजबूत व्यवस्था उसके जाते ही आप कह सकते हैं ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी। उसके वारिस बहुत कमजोर साबित हुए। और सिर्फ 3 साल बाद ही 1290 में जलालुद्दीन खिलजी ने आखिरी नाम मात्र के सुल्तान को हटाकर खिलजी वंश की शुरुआत कर दी। जी। और ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि अगर बलबन के बाद आने वाले शासक उसकी बनाई उस मजबूत केंद्रीय व्यवस्था को बनाए रख पाते, तो क्या दिल्ली सल्तनत का मुस्तकबिल कुछ और होता?